चलिए आज के टॉपिक में हम सबसे पहले तो समझते हैं, हमने इससे पहले राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद थे उन अनुच्छेदों की बात करी थी। तो आर्टिकल 52 जैसा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल में कौन होगा और कौन नहीं होगा इस पर बात करते हैं सबसे पहले। फिर इसके बाद ही निर्वाचन की पद्धति यानी निर्वाचन होगा कैसे। पहले तो निर्वाचक मंडल देख लें कि कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होगा और नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले राज्यसभा के सदस्य। देखिए राज्यसभा के कौन से सदस्य हैं? राज्यसभा के वे सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। यहां पर समझिए, अगर क्वेश्चन आता है क्या राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे? नहीं होंगे। कौन से सदस्य होंगे? जो निर्वाचित होंगे। फिर दूसरा बनता है लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के वे सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं, मनोनीत नहीं हुए, वे सदस्य काय में शामिल होंगे? निर्वाचक मंडल में। फिर राज्य विधानसभाओं के सदस्य, यहां पर भी राज्य विधानसभाओं के वे सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं राज्यों की विधानसभाओं में, ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी, दिल्ली व पुडुचेरी की जो विधानसभा के सदस्य हैं, दिल्ली व पुडुचेरी की जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया। कब से किया है? 70वां संविधान संशोधन 1991। इससे पहले दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य थे उनको शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। 70वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। अच्छा, इसमें आप एक चीज याद रखिए, जैसे क्वेश्चन बनता है क्या राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र का या संघ का नेतृत्व करता है? तो देखिए आप यहां पर निर्वाचक मंडल में समझिए कि निर्वाचक मंडल में सबसे पहले तो राज्यसभा के सदस्य हैं। अब राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं द्वारा होता है। तो और दूसरा, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भी निर्वाचक मंडल में है, यानी राष्ट्रपति केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होगा, बात अब इसकी करते हैं। तो राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, वे सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीय सदस्य, लोकसभा के जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं आर्टिकल 331 के तहत, अच्छा ये 81 के तहत होते हैं। राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम संसद, हमारा टॉपिक होगा जब संसद, जिसमें हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, तब इसकी चर्चा और विस्तृत करेंगे, ठीक है। 2 आंग्ल भारतीय जो सदस्य होते हैं लोकसभा में आर्टिकल 331 के तहत, वह इसके निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहां से, याद रखिए। फिर राज्य विधानसभा का एक एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है, एंग्लो इंडियन, जो आर्टिकल 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन राज्य विधानसभाओं में चुना जाता है, वह भी निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा। फिर राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं, जो राज्य जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं उनके जो सदस्य हैं वे भी निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। चलिए, तो निर्वाचक मंडल के बाद निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी ये समझते हैं। तो निर्वाचन की पद्धति के लिए देखा गया है, सबसे पहले तो ये समझिए कि राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कैसे लड़ सकता है, उसके लिए क्या क्या करना होगा। पहले तो ये हो, क्योंकि योग्यता तो बहुत आसान है, 35 वर्ष आयु हो, भारत का नागरिक हो और संसद में जाने योग्य हो। लेकिन अब राष्ट्रपति के लिए जो वो है, कैसे चुनाव लड़ेगा वो, तो पहले तो क्या हो, 50 प्रस्तावक हों, 50 प्रस्तावक हों जो राष्ट्रपति का प्रस्ताव रखें संसद को, और 50 अनुमोदक हों। जो प्रस्तावक हैं उन प्रस्तावकों ने जो प्रस्ताव दिया उसका अनुमोदन, उस पर साइन करने के लिए 50 अनुमोदक हों और 15,000 रुपए हों। अब देखो 15,000 रुपए तो हर किसी पे होंगे, आप पर, मुझ पर भी। तो हम भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं क्या? तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं। कैसे?
ये प्रस्तावक कोई आपके चाचा फूफा ताऊ के लड़के नहीं होने चाहिए। यह प्रस्तावक निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं उनमें से होने चाहिए, मतलब कि विधायक या सांसद जो आपका प्रस्ताव लेकर संसद पर जाए कि भैया इनको राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना है, ये 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये भी विधायक व सांसद ही होने चाहिए। कौन से? जो निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है, क्या राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है? तो जी नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अब राष्ट्रपति का चुनाव जब अब अप्रत्यक्ष रूप से होगा तो इसमें क्या होता है फिर? अब जो ये पद्धति लिखी हमने निर्वाचन की, इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। लिख दूं मैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब देखिए इसका मतलब समझिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि अनुपात में मतों का मूल्य निकाला जाता है विधायकों और सांसदों के अनुपात में। अनुपात लाया जाता है, समतुल्य लाया जाता है विधायक और सांसदों के मूल्य को, क्योंकि ऐसे तो इतने राज्य की विधानसभा के सदस्य और उसके बाद तुम्हारा ये क्या नाम है इसका सांसद हैं, इनके सदस्य, इन सबके चुनाव में तो बहुत खर्च भी होगा और कोई मतलब नहीं है। तो मत मूल्य निकाला कैसे जाता है वो समझ लीजिए। उसका फॉर्मूला है, पेपर में बहुत कम पूछा जाएगा, ना के बराबर। पेपर में ना के बराबर पूछा जाएगा, फिर भी आप समझिए। एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य निकाला कैसे जाएगा? कुल जनसंख्या उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे निर्वाचित विधायकों की संख्या। उस राज्य के जो विधानमंडल में निर्वाचित विधायक हैं उनकी संख्या गुणा 1000। ये गुणा 1000 आपके दिमाग में आएगा। क्यों किया गया? क्योंकि अब 7 करोड़ में 230 का भाग देंगे तो बड़े आंकड़े आएंगे। उन आंकड़ों को कम करने के लिए 1000 का गुणा कर दिया, 1000 का भाग दे दिया, सॉरी गुणा कर दिया नहीं, भाग दे दिया। इस तरीके कैसे एक विधायक का मत मूल्य निकल गया। एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा वो समझिए। एक सांसद के मत मूल्य को निकालने के लिए ये जो विधायक का मत मूल्य है, ऐसे भारत के जितने राज्य की विधानसभाओं के विधायक हैं उनके मतों के मूल्य का योग संपूर्ण विधायकों के मतों के मूल्यों का योग जोड़ बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या। समझे? विधायक का मूल्य कैसे निकाला? कुल जनसंख्या ले ली, उस जनसंख्या में निर्वाचित विधायकों का भाग दे दिया और 1000 का भाग दे दिया। सांसदों का मूल्य कैसे निकाला? जितने विधायक थे उन विधायकों के मतों के मूल्य का योग बटे सांसदों की सदस्य, निर्वाचित सांसदों के सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से विधायक का मत मूल्य निकल गया, सांसद के मत मूल्य निकल गया। ये तो हो गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समझिए, हालांकि ये पूरा एक ही उसमें आता है। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम कोटा है वो कितना होगा वो देखना है। तो न्यूनतम कोटा होगा 50% + 1, 50% + 1। ठीक है, अब इसके बाद अगर एक उम्मीदवार है तो सीधे सीधे वोट जाएंगे, 50% + 1 हो जाएगा। एक से अधिक उम्मीदवार है, मान लीजिए 4 उम्मीदवार, तो फिर वोट वरीयता क्रम के आधार पर दिए जाएंगे। मतलब ए को फर्स्ट प्रायोरिटी, बी को सेकंड प्रायोरिटी, सी को थर्ड प्रायोरिटी, डी को फोर्थ प्रायोरिटी। थोड़ा सा एग्जांपल में समझिए।
किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ए, बी, सी और डी, ये 4 है। पहली गणना हुई मतों की, ए को मिले 40, बी को 30, सी को 25 मान लीजिए, 40, 70, 95 और डी को 5 मान लीजिए। ठीक है, अब डी को जो 5% लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है, यानी डी तो सीधा रेस से बाहर है और स्पष्ट बहुमत किसी को मिला ही नहीं है। अच्छा, एक और सिचुएशन याद रखिए, मान लीजिए ए को 55 मिल जाती तो पहली गणना ही में क्लियर था कि राष्ट्रपति ए बनेगा, लेकिन अभी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब डी तो रेस से बाहर है, अब बचे सी। अब इसके ये 5 जो मत मूल्य है इनको देखा जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी डी थी और इन्हीं की सेकंड प्रायोरिटी मान लीजिए सी थी, तो सी को अगर ये जोड़ दिए तो भी नहीं हुआ, तीसरी हुआ है, यानी पहली गणना खत्म। दूसरी गणना, अब डी तो गया, ए को मान लीजिए 45%, बी को मान लीजिए नहीं, ए को मान लीजिए 40, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। बी को मान लीजिए 35, 40, 35, 75 और सी को मान लीजिए 25। अब देखिए डी तो गया, अब इसमें कौन, सी स्पष्ट जा रहा है, सी चला गया। अब 25% लोगों ने अपनी पहली प्रायोरिटी क्या रखी थी, सी, और सेकंड प्रायोरिटी मान लो बी रख दी 25% लोगों ने। तो सेकंड प्रायोरिटी जब बी रखी तो बी को पहुंच गए इसके 25 वोट, 25% बी को पहुंच गए। अब एक चीज दिमाग लगाइए, यहां तो लग रहा था कि ए जीत रहा है, वरीयता क्रम में यही है, लेकिन अगर 25% ये 25 जो सी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखे थे 25% लोग, इन्होंने सेकंड प्रायोरिटी बी को रखा, तो इसके वोट पहुंच गए बी को 0.6, यानी इसको मिल गया बहुमत। यहां लग रहा था कि ए जीत रहा है, यहां बी जीत गया, समझ गए। तो ये राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो गया। तो इस तरीके से हम राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को समझते हैं। अब इसके अगले लेक्चर में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट करिए।